सूरजपुर गांव में निरंजन नाम का एक किसान रहता था। निरंजन की एक बेटी है जिसका नाम सुनैना है। निरंजन की बीवी का नाम सुशीला है। निरंजन एक मेहनती और अमली इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। निरंजन के खेत में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। वो अपने गांव के अमीर किसानों में से एक था। एक बार वक्त की मार होती है और पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है। निरंजन अपने साथ के गरीब किसानों को पैसे से मदद करता है और उससे जो भी बन पड़ता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है। वक्त का पहिया चलता रहता है। सौतेली माँ एक बार पार्क में टहल रही थी। हाँ भाग्यवान, जब से अकाल पड़ा है तब से खेतों में न तो अच्छी फसल हो रही है और फिर हमारी माली हालत भी अच्छी नहीं है। तो सोच रहा हूँ थोड़ी और मोहलत ले लूं। बात तो आपकी ठीक है, मगर निकाह तो करना ही है। जितनी जल्दी हो जाए और हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भी आजाद हो जाएंगे उतना अच्छा है। चलो पंडित जी से बात करता हूँ कि कोई अच्छा परिवार बताएं, क्योंकि हमारी माली हालत को देखकर पता नहीं कोई अच्छा परिवार शादी करेगा भी कि नहीं करेगा। अगले रोज निरंजन मंदिर में मिलने पंडित जी के पास जाता है। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ निरंजन भाई, कैसे हो? और बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब खैरियत तो है ना? कहाँ पंडित जी, अब खैरियत तो तभी होगा जब गांव में फिर से हरियाली होगी और अकाल का असर कम हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तुम वाकई सही कह रहे हो। इस अकाल ने हमारे खुशहाल गांव का बहुत नुकसान किया है। पंडित जी, फिलहाल मैं अपनी बिटिया के लिए वर तलाश रहा हूँ। कोई अच्छा परिवार हो तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं। हाँ, मेरी नजर में एक परिवार तो है। वो लोग काफी अमीर और खुशहाल हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है और मुहज्जब भी है। तुम चाहो तो मैं बिटिया के लिए उनके बेटे से बात चला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। इसके लिए तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। मैं उसके लिए एक मुहज्जब परिवार ही ढूंढूंगा। निरंजन शाम को घर आता है। पंडित जी के पास गए थे क्या? हाँ गया था। उन्होंने एक लड़का बताया है और बात करने के लिए भी बोला है। देखते हैं 2-4-5 रोज में क्या जवाब आता है। मेरा मन तो अपनी माली हालत को सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। तमाम जमा पूंजी तो आपने इमदादी में ही लगा दी। अब निकाह कैसे होगा? परेशान मत हो, जब हमने सबकी मदद की है तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारी बिटिया की शादी भी बहुत अच्छे से होगी। दोनों लोग सो जाते हैं और अगले दिन से अपने उसी रोजमर्रा में लग जाते हैं। उसी शाम सुशीला, आज पंडित जी ने मुझे बताया था, उन्होंने जिस लड़की के बारे में बताया था, वो लोग इस इतवार को हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी कर लो। इतवार का दिन आया। दोनों ही परिवारों की मुलाकात हुई और निरंजन के समधी गोपीनाथ जी ने वही निकाह के लिए मंजूरी दे दी। निरंजन जी, हमें आपकी बेटी बेहद पसंद है। हम इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। बस हमारी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? हमारे सभी बारातियों का आदर सम्मान बहुत अच्छे से होना चाहिए और खाना भी लजीज होना चाहिए, जिससे हमारी नाक ना कटे। हाँ, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था, लेकिन निरंजन भीतर ही भीतर कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशान था। अगले रोज वो खेत पर गया। उसको बेटी के निकाह तय होने की जितनी खुशी होती है, उतनी ही उसे पैसों की फिक्र होती है। इतना अच्छा रिश्ता वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा था और खेत की मेड़ पर बैठकर रोने लगा।
समझ में नहीं आता कि इतने सारे बारातियों के खाने का और खातिरदारी का इंतजाम कैसे करूंगा। आजकल तो खाने के लिए रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है, निरंजन, निरंजन, इधर देखो। निरंजन अपने पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही चमकीली रोशनी में एक देवी खड़ी हुई है। ये धरती की देवी होती है। निरंजन हैरान हो जाता है। मैं धरती की देवी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी का निकाह तय हुआ है और तुम इसके लिए पैसों की वजह से परेशान हो। तुमने आज तक सबकी मदद की है। अकाल के समय में भी तुमने अपनी जमा पूंजी लगाकर गरीब किसानों की और गरीबों की मदद की थी। तुमने हमेशा धरती की सेवा की है, अपनी अम्मी की तरह माना है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, तुम बीजों से भरा ये घड़ा लो और ये जादुई हल लो। इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और इस हल से जुताई करो। तुम्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। निरंजन वो हल बीजों से भरा हुआ घड़ा ले लेता है और उससे दिन रात मेहनत करता है। उसके खेत में बहुत बढ़िया फसल होती है, जिसे बेचकर वो बाजार से बहुत सारे पैसे कमाता है। निरंजन अपनी मेहनत और धरती देवी के जादुई नेमत से फिर से अमीर हो जाता है। निरंजन और सुशीला बहुत खुश होते हैं। निरंजन खुश होकर निकाह की तैयारियों में लग जाता है। मुकर्रर वक्त पर बेटी का निकाह हो गया और उसकी बेटी परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। एक रोज, सुनिए, अब हमारी माली हालत अच्छी हो गई है, तो क्यों ना हम गांव की गरीब बेटियों की निकाह की जिम्मेदारी ले लें। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। निरंजन और सुशीला गांव की सभी गरीब लड़कियों का निकाह करवाने लगते हैं और एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। सीख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती करती थी। उसके खेतों के काजू पैक होकर मुल्क और बैरूने में जाते थे। कमला का मकान गांव में सबसे बड़ा था। रकम जायदाद होने के बावजूद भी कमला के अंदर जरा भी गुरूर नहीं था। वो हर बरस ठंड में जरूरतमंदों को कपड़ों की बख्शीश देती और खाने की दावतें दिया करती थी। अम्मी, हम इतने दौलतमंद कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू और दादा जान बहुत ही मेहनतकश किसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ काजू की काश्तकारी करके काजू उगाए थे और दौलत जायदाद हासिल की। इसीलिए हमें अपनी दौलत या जायदाद पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अम्मी, हम हर बरस इतना सारा खाना क्यों तकसीम करते हैं? बेटा, दौलत जमा करने से ज्यादा उसके सदके में सुकून मिलता है। जब तुम माशाअल्लाह बड़ी हो जाओगी तो इस बात को खुद ही समझ जाओगी। कमला से रश्क करने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। जनाब, इस दफा गन्ने की फसल कुछ कम रही। उधर काजू की खेती देखो कितनी उम्दा हुई है। दोनों माँ बेटी खुदा जाने इतने पैसों का क्या करेंगी। तुम उनसे रश्क क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव को दावत दी थी उन्होंने। कमला अच्छी खातून है। ये खैरात वरात सब बेकार की बात है। माँ बेटी ने बहुत दौलत छिपा कर रखी हुई है। उधर कमला अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी के कपड़ों पर गिर गए। कमला ने फौरन गाड़ी रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भाईजान, मेरा गड्ढे पर तवज्जो नहीं गया। कोई बात नहीं। कमला जब गुजर गई तो बनवारी ने अपने दोस्त से कहा, जब तक मैं इससे इंतकाम नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने कपड़ों पर से ये दाग नहीं हटाऊंगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? उसने तुमसे माफी मांगी है, इस तरह नाराज मत हो। तुम चुप रहो और अपने घर निकलो। बनवारी नदी पार तन्हा पसंद आमिल को जानता था।
वो आमिल जादुई अमल जानता था। बनवारी आमिल से बोला, हमारे गांव में कमला नाम की एक खातून रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती को बर्बाद करना है। मेरा स्याह पानी ले जाओ। जिस खेत में डालोगे उसकी मिट्टी नमकीन हो जाएगी और नमकीन मिट्टी में काजू की फसल नहीं होती। बनवारी आमिल का स्याह पानी लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में स्याह पानी बिखेर दिया। अगले ही दिन आमिल के स्याह पानी का असर दिखाई दिया और अगले ही दिन काजू के पेड़ सूखकर स्याह हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों का हश्र देखा। उसने अपनी अम्मी से सारी बात का जिक्र किया। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी शख्स ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर पहुंचकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में नमक की मिलावट है। लगता है किसी ने कोई अमल किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब क्या होगा अम्मी? फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारे अब्बू ने इंतकाल से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि नमकीन मिट्टी में चंदन के दरख्त की बुआई की जा सकती है। अगले दिन उसने खेत में चंदन के दरख्त के बीज डाल दिए। कुछ महीनों के बाद चंदन के दरख्त बड़े बड़े हो गए, जिसे बेचकर कमला को काजू से भी दुगना मुनाफा हो गया। उसने गांव में बहुत बड़ी दावत की और जरूरतमंदों को सारा जरूरी सामान तकसीम किया। गांव में कमला की खूब तारीफ होने लगी थी। गांव वालों की जुबान से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वो फौरन ही गुस्से के आलम में आमिल के पास पहुंचा और उसने आमिल का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पानी से कमला तबाह हो जाएगी, लेकिन वो तो दुगनी अमीर हो गई। मेरा गिरेबान छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती को तबाह करने को कहा था तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि वो खेतों में चंदन के दरख्त लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। आमिल बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। आमिल अपनी फूंकी हुई राख बनवारी के ऊपर फेंक देता है और बनवारी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है।